ओके, तो अभी बात करते हैं थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज की। ठीक है, सो वन बाय वन इन डिटेल वी विल अंडरस्टैंड अबाउट द थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज ऑफ रेफ्रिजरेंट। तो हेडिंग डाल दो थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज और उसके अंदर पहली हेडिंग डाल दो फ्रीजिंग पॉइंट। फ्रीजिंग पॉइंट, तो रेफ्रिजरेंट का जो फ्रीजिंग पॉइंट है दैट मस्ट बी एज लो एज पॉसिबल, क्योंकि मान लो हमको कूलिंग करना है -15 डिग्री सी तक, लेकिन रेफ्रिजरेंट फ्रीज अगर हो गया -10 पे ही तो वो 15 पे तो फ्लो ही नहीं करेगा। उसका फ्लो जो होगा साइकिल में वो क्या होगा, जो होगा रुक जाएगा, चॉक हो जाएगा, ब्लॉक हो जाएगा। तो फ्रीजिंग पॉइंट रेफ्रिजरेंट का खुद का फ्रीजिंग पॉइंट एज लो एज पॉसिबल होना चाहिए। जैसे वाटर को भी एज ए रेफ्रिजरेंट यूज़ किया जाता है, बट सिर्फ उन एप्लीकेशन में जिनमें हमें मोर देन 0 डिग्री सी टेम्परेचर मेंटेन करना हो, जैसे 10 डिग्री सी, 15 डिग्री सी, यहाँ तक चल जाएगा। बट अगर हमें निगेटिव में प्रेशर टेम्परेचर मेंटेन करना है, जैसे -10, तो वाटर तो क्या होगा, जम जाएगा, इसका काम ही नहीं होगा। तो वाटर में फिर क्या करता है, एंटी फ्रीज कंपाउंड्स मिलाने पड़ते हैं। ठीक है, जैसे ग्लाइकोल वगैरह थे तो उनसे वो क्या बन जाता है, ब्राइन बन जाता है। ब्राइन्स का जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है वो बहुत लो तक भी होता है, जैसे -55 डिग्री सी। तो अगर -55 डिग्री सी फ्रीजिंग पॉइंट है किसी ब्राइन का, तो वो -30 अगर हमें टेम्परेचर प्रोड्यूस करना है उस पर भी काम कर जाएगा। गेटिंग पॉइंट? इसमें लिख दो फटाफट से, इट शुड बी as low as possible, as low as possible। जितना कम से कम हो फ्रीजिंग पॉइंट उतना बेहतर है। सेकंड लिखो, द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज 0 डिग्री सी, below which it is converted into solid state ice and its further flow is not possible. This is why in very low temperature refrigeration, brines are used instead of water, ओके। बाकी कुछ रेफ्रिजरेंट्स का एग्जाम्पल के तौर पे हमारा फ्रीजिंग पॉइंट दिया हुआ है, उनको हम कंपेयर कर लेंगे कि भाई कितना होना चाहिए और कौन सा रेफ्रिजरेंट है वो बेहतर होगा। R22 का बहुत ही कम होता है, -160 डिग्री सी, -160। R12 का भी ऐसे ही -157.4, R134 का 101.2। अमोनिया इसका भी काफ़ी लो होता है, दिस इज ऑल्सो ए फेमस रेफ्रिजरेंट लाइक दिस।
तो ये हमारा एक आइडिया लग जाता है कि रेफ्रिजरेंट किस किस रेंज तक लो फ्रीजिंग पॉइंट उनका होता है। हेडिंग पॉइंट, तो ये टेबल बना दो फटाफट से, छोटा सा टेबल है तो बना दो, उससे एक आइडिया लग जाता है रेफ्रिजरेंट्स का। ठीक है, सेकंड पॉइंट लिखिए। फ्रीजिंग पॉइंट हो गया, नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट, नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट। अब इसमें नॉर्मल क्यों लिखा हुआ है? नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट लिख देते सिंपल, क्योंकि देखो बॉइलिंग पॉइंट पर फेज चेंज हो रहा होता है लिक्विड से वेपर, लिक्विड से वेपर, और वेपर फेज में प्रेशर जो है उसका काफ़ी इफेक्ट पड़ता है। मतलब अगर प्रेशर इंक्रीज या डिक्रीज करें तो जो बॉइलिंग पॉइंट होता है उस पर काफ़ी फर्क पड़ता है। तो वेपर से लिक्विड या लिक्विड से वेपर जहाँ फेज चेंज होगा वहाँ प्रेशर का अच्छा खासा इफेक्ट होता है अलॉन्ग विद द टेम्परेचर। बट जहाँ लिक्विड से सॉलिड में चेंज करना है या सॉलिड से लिक्विड में चेंज करना है वहाँ सिर्फ टेम्परेचर ही मेजर रोल प्ले करता है, वहाँ प्रेशर का इतना ज़्यादा इफेक्ट होता नहीं है, क्योंकि सॉलिड पर तो प्रेशर का बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता नहीं है और लिक्विड पर ना के बराबर पड़ता है। बट वेपर फेज इज द गैसियस फेज टाइप, है ना, गैसियस टाइप फेज है। गैसियस फेज पर प्रेशर का ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है, तो प्रेशर का इफेक्ट बॉइलिंग पॉइंट पर ज़्यादा पड़ता है, प्रेशर का इफेक्ट यहाँ पर फ्रीजिंग पॉइंट पर कम पड़ता है। तो उसमें नॉर्मल नॉर्मल ये लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो बॉइलिंग पॉइंट, नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट कब बोला जाता है? जब हम बॉइलिंग करें 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर, मतलब ऐसे कोई लिक्विड रख दिया, उसको हीट करना शुरू किया, ऊपर इसके यहाँ प्रेशर कैसा है? 1 एटमॉस्फेयर या PATM प्रेशर है, उसको बोलेंगे नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट। अगर हम इसको बंद कर दें, बंद कर दें, अगर PATM पर वाटर बॉइलिंग पॉइंट क्या है? 100 डिग्री C, लेकिन अगर हम 2 PATM के बराबर प्रेशर कर दें तब उसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो ऊपर चला जाएगा, कहो 180 चला जाए, 200 चला जाए, लाइक दिस। इसलिए नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट लिखा जाता है। इसमें लिखूं द बॉइलिंग पॉइंट, द बॉइलिंग पॉइंट corresponding to corresponding to 1 atmospheric pressure is called normal boiling point, normal boiling point. Next, the refrigerants with low normal boiling point should be selected. बॉइलिंग पॉइंट इनका कम होना चाहिए, क्यों? क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट पर इवेपोरेटर में इनको बदलना होता है लिक्विड से वेपर में, तो इजीली लिक्विड से वेपर में ये बदल जाए अगर, तो लो नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट होगा, लो बॉइलिंग पॉइंट होगा तो इजीली कंप्रेसर जो है उसको सक करके और कंप्रेस कर पाएगा। नेक्स्ट, लो नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट रेफ्रिजरेंट्स आर हाई प्रेशर refrigerants and high normal boiling point refrigerants are low pressure refrigerant,
लो प्रेशर रेफ्रिजरेंट, इसका क्या मतलब है समझो जरा। जिनका लो नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट होगा तो वो कम टेम्परेचर पर ही बॉईल करने लग जाएंगे, वेपर में कन्वर्ट होने लग जाएंगे। तो वेपर में कन्वर्ट होने लग जाएंगे तो वो आप इवेपोरेटर के अंदर प्रेशर को इंक्रीज करेंगे, और इवेपोरेटर के अंदर प्रेशर जो है वो मोर देन एटमॉस्फेरिक प्रेशर चाहिए होता है, क्योंकि एटमॉस्फेयर से अगर प्रेशर लो हुआ तो एटमॉस्फेरिक एयर जो है वो इवेपोरेटर के अंदर लीक कर जाएगी। और एटमॉस्फेरिक एयर में क्या होता है, मॉइस्चर भी रहता है। क्या होता है, मॉइस्चर भी रहता है। तो वो मॉइस्चर जो है वो साइकिल में रेफ्रिजरेंट के साथ में चला जाएगा। और अगर वो रेफ्रिजरेंट के साथ में जाता है, अगर वो रेफ्रिजरेंट के साथ में जाता है मॉइस्चर, तो क्या होगा, जब हमारा एक्सपेंशन डिवाइस से वो रेफ्रिजरेंट पास करेगा तो यहाँ उसके एग्जिट पॉइंट पर, एग्जिट वाल पर वो मॉइस्चर क्या होगा, आइस की तरह फ्रीज हो जाएगा और वहाँ पर चॉकिंग हो जाएगा। क्या हो जाएगा, चॉकिंग हो जाएगा। तो रेफ्रिजरेंट का जो फ्लो है वो रुक जाएगा। गेटिंग पॉइंट और नॉट। तो हम पूरे सिस्टम में जो भी हमारे इक्विपमेंट हैं हर एक में वी वांट टू मेंटेन मिनिमम प्रेशर विच इज स्लाइटली मोर देन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है। तो जिनका लो नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट होता है वो जल्दी बॉईल कर जाते हैं, वेपर में कन्वर्ट होने स्टार्ट हो जाते हैं, तो इवेपोरेटर के अंदर प्रेशर मेंटेन हो जाता है। ठीक है, इस पॉइंट को लिख दो। वी डिजाइन the refrigeration system, we design the refrigeration system such that the pressure remains above the PATM in the entire cycle, in the entire cycle. Hence the evaporator which is the minimum pressure region is designed slightly above the PATM pressure, slightly above the PATM pressure. This is done to avoid atmospheric air leaking या लीकेज लिख दो, एटमॉस्फेरिक एयर लीकेज into the system because air entering in the system will bring moisture, water moisture with it, which will freeze at the exit of
the throttling valve results in the choking of system, results in choking of system. Okay, next point लिखो, the air gets trapped in the condenser because of, yeah, because it does not condense. Hence, it has following effects. पहला लिखो, increase in condenser pressure, increase in condenser pressure. दूसरा, increase in compressor pressure, sorry, compressor power pressure. Next, increase in water jacket temperature. Okay, last line, the process of removing trapped air in the condenser is called purging. Purging, purging. ओके, इज कॉल्ड पर्जिंग. अभी इसका मीनिंग समझते हैं, नोट कर दिया होगा. तो देखो, नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट क्या है, इसकी बात हो गई. द बॉइलिंग पॉइंट करस्पॉन्डिंग टू 180 atm प्रेशर इज कॉल्ड नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट. और रेफ्रिजरेंट का लो नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट होना चाहिए. लो नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट होगा तो उसका प्रेशर हाई होगा, और हाई नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट होगा तो लो प्रेशर होगा. और हमें हाई प्रेशर चाहिए होता है सिस्टम के अंदर. क्यों? we design refrigeration system such that the pressure remains above the PATM in the entire cycle. ठीक है, above the entire cycle. क्यों? अगर लो होगा तो एयर एंटर कर जाएगा सिस्टम में, एटमॉस्फेयर वाला, जिसको हम अवॉइड करते हैं, जो कि मॉइस्चर के साथ आएगा. तो इवेपोरेटर में सबसे कम प्रेशर रहता है इवेपोरेटर में, क्योंकि कंडेंसर सॉरी कंप्रेसर जो होता है वो यहाँ से एयर को सक करता है, वेपर्स को सक करता है, तो यहाँ पे लो प्रेशर हो जाता है. अगर यहाँ लो प्रेशर एटमॉस्फेयर से भी कम हो गया और इसमें जरा सा भी लीकेज हुआ कहीं भी, इवेपोरेटर में सिस्टम होता है काफ़ी बड़ा, पाइप्स होते हैं, शेल होता है ना, बहुत बड़ा सिस्टम होता है, ऐसे एक डब्बे के तरीके से नहीं रहता है, इट विल बी लाइक अ रूम. तो इवेपोरेटर जो होता है उसमें जरा सा भी लीक हुआ तो एटमॉस्फेरिक एयर इसके अंदर चला जाएगा. उसके साथ में एयर के साथ में क्या होगा, मॉइस्चर होगा. तो यहाँ तो वो क्या होगा, कंप्रेसर से एयर पहले कंप्रेस हो जाएगा, लेकिन जब कंडेंसर में जाएगा तो कंडेंसर में जो मॉइस्चर है वो तो लिक्विफाई होके एक्सपेंशन वाल्व पे पहुंच जाएगा, बट एयर जो है वो तो कंडेंस नहीं होगा, वो कंडेंसर में क्या हो जाता है, ट्रैप हो जाता है. वो अपना लास्ट पॉइंट था कि एयर गेट ट्रैप्ड इन दी कंडेंसर,
और जब वो वहाँ ट्रैप होगा तो वो क्या करेगा, इंक्रीज इन कंडेंसर प्रेशर। तो कंडेंसर का प्रेशर, अगर इसके अंदर प्रेशर वेरी हाई हो गया तो हमें कंप्रेसर यहाँ से एयर को पुश करेगा, पुश करता है ना इसके अंदर, कंप्रेस कर करके पुश, तो इसको और ज्यादा वर्क इनपुट की नीड होगी, मतलब ये पावर कंज्यूम ज्यादा करेगा, पावर कंज्यूम ज्यादा करेगा। ठीक है, कंप्रेसर का काम क्या है, इवेपोरेटर से वेपर को सक करना और कंडेंसर में वेपर्स को पुश करना। ठीक है, तो अगर इसके अंदर का प्रेशर हाई हो जाएगा तो क्या होगा, इसको ज्यादा पावर लगेगा। ठीक है, तो हमें चाहिए होता है लो नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट रेफ्रिजरेंट जो हाई प्रेशर प्रोड्यूस करे इवेपोरेटर के अंदर। ठीक है, और पूरे साइकिल में हम प्रेशर अबव द पीएटीएम रखना चाहते हैं। ओके, ये पॉइंट क्लियर हुआ, ये पॉइंट भी क्लियर हुआ। अभी ये पॉइंट, अभी एयर जो हो जाएगा वो ट्रैप हो जाएगा, और अगर कंडेंसर में प्रेशर इंक्रीज होगा तो कंप्रेसर का पावर ज़्यादा रिक्वायर्ड होगा, ये भी मैंने डिस्कस कर दिया। अब आता है इंक्रीज इन वाटर जैकेट टेम्परेचर। अगर वहां पर एयर ट्रैप्ड हो रहा है तो कंडेंसर का प्रेशर बढ़ रहा है तो कंप्रेसर का पावर बढ़ेगा, और कंप्रेसर भी जो लार्ज कंप्रेसर होते हैं उनका कूलिंग किया जाता है। तो उनका कूलिंग, अगर छोटा कंप्रेसर होता है तो कंप्रेसर का कूलिंग होता है एयर के थ्रू, अगर लार्ज कंप्रेसर है तो उनका वाटर कूलिंग किया जाता है। तो वाटर कूलिंग किया जाता है तो जो वाटर जैकेट होगा, अगर ये ज़्यादा पावर कंज्यूम करेगा तो ज़्यादा वर्क करेगा, कंप्रेसर ज़्यादा वर्क करेगा तो इसको जो वाटर कूल कर रहा होगा उसका टेम्परेचर क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो वहाँ भी हमारा हीट लॉस होगा, हीट लॉस होगा मतलब एनर्जी लॉस होगा, एनर्जी लॉस होगा मतलब सिस्टम का सीओपी क्या होगा, डिक्रीज कर जाएगा। बात आई ना समझ में? तो एयर लीकेज नहीं होना चाहिए इवेपोरेटर के अंदर। लास्ट चीज बोल रहा है, द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग ट्रैप्ड एयर इन द कंडेंसर इज कॉल्ड पर्जिंग। अब ये क्या प्रोसेस होता है, ये जब हम डिटेल में पढ़ेंगे साइकिल्स उस समय समझेंगे, फिलहाल इतने पॉइंट हो गए। नेक्स्ट पॉइंट लिखो इसमें, क्रिटिकल टेम्परेचर। क्रिटिकल टेम्परेचर, भाई क्रिटिकल टेम्परेचर ऑफ रेफ्रिजरेंट कैसा होना चाहिए, इसमें लिखो, इट शुड बी, इट शुड बी एज हाई एज पॉसिबल। एक काम कर देते हैं, पहले लिख देते हैं फिर आराम से समझ लेंगे। एज हाई एज पॉसिबल, और एटलीस्ट above the condenser pressure, and temperature, and temperature। एक काम करो यहाँ पे लिख दो टेम्परेचर एंड प्रेशर। सेकेंड पॉइंट लिखो, अभी समझाता हूँ कैसे, पहले नोट कर दो। द क्रिटिकल टेम्परेचर ऑफ CO2 and ethylene are almost undesirable, undesirable for the Indian summer ambient condition। Next point, if
टी क्रिटिकल इंक्रीजेस या डिक्रीजेस लिखो, इफ टी क्रिटिकल डिक्रीजेस COP will decrease, mass flow rate of refrigerant required will be more, specific volume will be more, work input required will be more, तो COP will be less. COP को लास्ट में ले लिखो, तो COP will be less. तो हमें तो COP बढ़ाना रहता है, तो ये चीज़ हो गई. अभी एक छोटा सा टेबल बना दो, ऐसे लिख दो सब्सटेंस और उसका क्रिटिकल टेम्परेचर. तो सबसे पहले वाटर, फिर सल्फर डाइऑक्साइड, फिर NH3 अमोनिया, फिर R13, फिर R134, फिर R12, फिर CO2 और फिर है इथाइलिन. तो टेम्परेचर जो वाटर का होता है क्रिटिकल, वो 374 डिग्री से, इसका 156.5, अमोनिया का लिखो 132.4, R13 का 111.5 और इसका 101.3, R12 का 96.5 और CO2 का 31C और इसका 10.2C. ये आ गया. टेबल बना दो, क्लोज कर दो. टेबल को क्लोज कर दो. ये बन गई टेबल. ठीक है जी. अभी जरा समझो कि क्यों हमें क्रिटिकल टेम्परेचर एज हाई एज पॉसिबल चाहिए रहता है. अभी समझो, क्या कह रहा है, इट शुड बी एज हाई एज पॉसिबल और एटलीस्ट अबव द कंडेंसर प्रेशर एंड टेम्परेचर. क्योंकि देखो हम कर क्या रहे हैं, हमने प्योर सब्सटेंसेस में पढ़ा था, ये प्रेशर इधर वॉल्यूम, ऐसे डोम बनता है ना, ऐसे डोम बनता है. इवेपोरेटर प्रेशर, इवेपोरेशन हमारा यहाँ रहता है. ठीक है, उसके बाद हम यहाँ से इसको कंप्रेस कर सकते हैं या यहाँ से कंप्रेस कर सकते हैं या फिर यहाँ से कंप्रेस कर सकते हैं. वापस ये सुपर हीट जोन से आता है, फिर यहाँ होता है कंडेंसर, यहाँ होता है कंडेंसेशन प्रोसेस और फिर यहाँ एक्सपेंशन और ये साइकिल इस तरीके से चलता है ना, इस तरीके से चलता है. यहाँ कंडेंसेशन हो रहा है, ये होता है क्रिटिकल टेम्परेचर एंड प्रेशर. ठीक है, अगर हम TS डायग्राम बनाएंगे उसमें भी जोन ऐसे ही जाता है. ठीक है, टॉप पे ही रहता है. तो क्रिटिकल प्रेशर एंड क्रिटिकल टेम्परेचर, ये अगर प्रेशर की बात करें तो कंडेंसर के प्रेशर से अबव होना चाहिए क्रिटिकल प्रेशर. क्योंकि अगर प्रेशर और टेम्परेचर, हम मेनली बात क्या कर रहे हैं टेम्परेचर की पहले, अगर टेम्परेचर क्रिटिकल टेम्परेचर के ऊपर चला गया, यहाँ से यहाँ चला गया, तो उसको लिक्विफाई करना बहुत मुश्किल रहता है. हम जानते हैं क्रिटिकल टेम्परेचर इज द टेम्परेचर अबव विच किसी भी गैस को अगर हम लिक्विफाई करना चाहते हैं तो हमें बहुत ज़्यादा एफर्ट की ज़रूरत होगी. ठीक है, तो उस टेम्परेचर से ऊपर तो जाना ही नहीं है, क्योंकि साइकिल में हमारा जो ये कंडेंसेशन प्रोसेस होता है वो लिक्विड प्लस वेपर जोन इसके अंदर रहना चाहिए, मतलब इस डोम के अंदर रहना चाहिए. और टॉप पॉइंट से अगर आप ऊपर चले जा रहे हैं, दैट प्रोसेस विल बी वेरी वेरी डिफिकल्ट फॉर अस. तो इसलिए क्रिटिकल टेम्परेचर और क्रिटिकल प्रेशर जो है वो हाई से हाई होना चाहिए, मतलब डोम आपका बड़े से बड़ा बने और साइकिल उसके अंदर रहे, समवेयर हेयर समवेयर हेयर.
बट साइकिल उसके अंदर रहे तो अच्छा है। ये पॉइंट जो है ये एज हाई एज पॉसिबल होना चाहिए। हेडिंग पॉइंट और नॉट। अभी देखो सेकंड में क्या कहा है, CO2 एंड एथिलीन का जो क्रिटिकल टेम्परेचर है वो अनडिजायरेबल है, क्योंकि देखो CO2 का है ओनली 31 और एथिलीन का है 10.2। ठीक है। समर कंडीशन इंडिया में क्या होता है, टेम्परेचर एम्बिएंट 60 डिग्री तक चला जाता है, राजस्थान में, जैसलमेर, इन सब में। ठीक है। ऑन एन एवरेज 45 तो रहता ही है, जहाँ सिटीज़ में गर्मी पड़ती है, दिल्ली है, जयपुर है, इनमें 45 तो रहता ही है। ये CO2 और एथिलीन क्या हो रहे हैं, ये भाई 31 और 10 पर ही इनका डोम खत्म हो जा रहा है, इनका डोम खत्म हो जा रहा है। मतलब ये 31 या 10.2 और ये 31 और तुम्हारा एम्बिएंट टेम्परेचर है 45। एम्बिएंट वो ऑलरेडी तुम्हारा इससे ऊपर है, मतलब ये ऑलरेडी वेपर फॉर्म में होगा, फिर इसको लिक्विफाई करके लाना, कंडेंस करना, इट विल बी वेरी डिफिकल्ट। वो साइकिल इस वाले L+V जोन से ऊपर चली जाएगी और वहां पर प्रोसेसिंग करना वेरी डिफिकल्ट। तो ये दोनों तो हमारे काम के ही नहीं है, इसलिए ये देखो ये काम का होगा 96 है, ये काम चल जाएगा। इसमें क्या होगा 96 यहाँ होगा टेम्परेचर, ये 96 टी क्रिटिकल। ठीक है। तो इसके अंदर आपका साइकिल चल सकता है, ये पॉइंट ऊपर है। हेडिंग पॉइंट और नॉट। तो हमें ये लिक्विड, ये L+V और ये इन जोन की जरूरत पड़ती है अपने साइकिल को कंप्लीट करने के लिए। हेडिंग पॉइंट और नॉट। फिर इसमें 101 ये इन सब में काम चल जाएगा, यू विल सी इट। तीसरा पॉइंट क्या कह रहा है, टी क्रिटिकल मस्ट बी लो। टी क्रिटिकल मस्ट बी लो, ये इट नहीं है, इफ है। इफ कह रहा है इट नॉट मस्ट बी लो, कह रहा है इफ, हाँ सॉरी, इट शुड नॉट बी लो, इट शुड बी हाई, शुड बी हाई। आपसे कह रहा है अगर ये लो हुआ, तो अगर ये लो होगा तो हमें मास फ्लो रेट बहुत ज्यादा फ्लो कराना पड़ेगा रेफ्रिजरेंट का। ठीक है। और उसका वॉल्यूम जो होगा वो भी ज्यादा होगा, क्योंकि अगर ये चीज डोम से बाहर जा रही है, मतलब आप सुपर हीट जोन में जा रहे हो, सुपर हीटेड जोन में जा रहे हो, और सुपर हीटेड जोन में स्पेसिफिक वॉल्यूम जो होगा वो इंक्रीज कर जाएगा। ठीक है। वेपर फॉर्म में टेम्परेचर से एक्सपेंशन होगा, तो उसका जो वॉल्यूम होगा रेफ्रिजरेंट का वो बहुत हाई हो जाएगा। अगर वेपर का वॉल्यूम हाई होगा तो कंप्रेसर में जब वो जाएगा तो उसको उतना ही ज्यादा वॉल्यूम कंप्रेस करना पड़ेगा, तो कंप्रेसर पर वर्क बढ़ेगा, वर्क इनपुट यानी पावर रिक्वायरमेंट फिर से बढ़ गया आपका। पावर रिक्वायरमेंट बढ़ गया तो हमारा COP क्या होगा, डिक्रीज कर जाएगा। तो क्या ये डिजायरेबल है, नो। तो क्रिटिकल टेम्परेचर लो नहीं होना चाहिए, क्रिटिकल टेम्परेचर हाई एज पॉसिबल होना चाहिए। अगली बात करो, इसके लिए एक डायग्राम बना दे दो, इफ यू कैन ड्रॉ इट। ये साइकिल वाला डायग्राम बना दो, एक अमोनिया के लिए और दूसरा कार्बन डाइऑक्साइड के लिए, ये डायग्राम बना दो। ठीक है। तो अमोनिया का क्रिटिकल टेम्परेचर देखो यहाँ है, ठीक है, क्रिटिकल टेम्परेचर यहाँ है। तो अमोनिया का जो साइकिल है 1 2 3 4, 1 ये, 2 ये और 3 ये और 4 ये, इसका साइकिल इसी के अंदर रह रहा है। ठीक है, अंदर रह रहा है, तो काम चल जा रहा है। ये पॉइंट, इस पॉइंट को नीचे ले आओ, नॉट बी एज हाई। तो इस साइकिल से काम चल जाएगा, बट CO2 का देखो क्रिटिकल टेम्परेचर ये है। ठीक है, क्रिटिकल टेम्परेचर ये है, तो इसका साइकिल जाएगा ये। तो ये वाला जो प्रोसेस है और ये वाला प्रोसेस है, ये दोनों इस जोन से बाहर चले गए, तो यहाँ आपको बहुत मुश्किल होगा इसको सुपर हीटेड से
लिक्विफाई करना और फिर उसको वापस से L+V जोन में लाना विल बी वेरी वेरी डिफिकल्ट फॉर अस। ओके, तो वो हमारा एक तरीके से इम्पॉसिबल है, इम्प्रैक्टिकल चीज़ है, नहीं ला सकते। तो अमोनिया के लिए इट इज़ गुड, CO2 के लिए इट इज़ नॉट सुटेबल, दिस साइकिल इज नॉट पॉसिबल प्रैक्टिकली। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट डालो हेडिंग थर्मल कंडक्टिविटी। कौन सा पॉइंट है? फोर्थ। हेडिंग डाल दो थर्मल कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी तो इलेक्ट्रिकल भी होती है, हम थर्मल कंडक्टिविटी की बात कर रहे हैं। HMT में भी पढ़ते हैं, इसमें लिखो इट शुड बी as high as possible, as it helps यहाँ लिख लो because it helps, as दो बार लिख दिया, because it helps in reducing the size of evaporator and condenser, evaporator and condenser। ओके, तो जैसा कि हम जानते हैं HMT में पढ़ते हैं, है ना, कंडक्शन में Q इक्वल टू क्या होता है? KA/dT/dx, टेम्परेचर ग्रेडियंट। ठीक है, अगर हम Q हीट का एक्सचेंज जो रेफ्रिजरेशन इफेक्ट है अगर हम उसे फिक्स करें तो फॉर फिक्स्ड Q हमें मान लो एक फिक्स रेट से हीट एक्सचेंज करना है, उस केस में क्या होगा? एरिया ऑफ द हीट एक्सचेंज और सरफेस एरिया रिक्वायर्ड फॉर इवेपोरेटर एंड कंडेंसर विल बी 1 अपॉन थर्मल कंडक्टिविटी। तो व्हेन conductivity will be high, your area requirement, surface area requirement of evaporator and condenser will be low। तो यहाँ पे लिख दो hence high conductivity, high thermal conductivity reduces the surface area required, surface area required for evaporator and condenser। इवेपोरेटर और कंडेंसर होते तो हमारे हीट एक्सचेंजर की तरह ही हैं। इवेपोरेटर एंड कंडेंसर फॉर ए गिवन लोड, फॉर ए गिवन लोड। लोड क्या होगा? कितना हीट एब्जॉर्ब करना है ना, रेफ्रिजरेशन कैपेसिटी या फिर रेफ्रिजरेशन इफेक्ट, वो किस पे डिपेंड करता है? कितना हीट आप एब्जॉर्ब कर रहे हैं ना, एब्जॉर्ब वाला हीट, एब्जॉर्ब वाला हीट। और इधर क्या होगा? रिजेक्ट वाला हीट। तो हीट पे डिपेंड करेगा, ये आपका कंडेंसर है और इधर आपका इवेपोरेटर है। ठीक है, तो यहाँ से दिख रहा है फॉर ए गिवन लोड कितना हीट एब्जॉर्ब और रिजेक्ट करना है, अगर वो फिक्स है। ए बढ़ा के एरिया ऑफ इवेपोरेटर एंड कंडेंसर रिड्यूस किया जा सकता है, तो उनका साइज भी जो होगा रिड्यूस हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, फिफ्थ।
latent heat and specific heat. Latent heat and specific heat, इसमें लिखूं, दिख रहा है ना? Write down here first point. The latent heat of the refrigerant should be high because refrigeration effect is obtained through the latent heat of vaporization. Okay. And high refrigeration effect will require low mass flow rate, low mass flow rate of refrigerant. ठीक है, तो लेटेंट हीट क्या होना चाहिए? हाई होना चाहिए. सेकेंड पॉइंट, द स्पेसिफिक हीट of vapor should be high in order to limit the degree of superheat, degree of superheat. तो डिग्री ऑफ सुपरहीट क्या होता है? H2 माइनस H1 और स्पेसिफिक हीट ऑफ वेपर्स इनटू डेल्टा टी, तो ये होगा हीट एडिशन. तो यहाँ पे अगर हमारा स्पेसिफिक हीट हाई होगा तो डेल्टा टी टेम्परेचर लो होगा, चेंज इन द टेम्परेचर. तो Cp ऑफ वेपर्स शुड बी हाई बिकॉज जो वर्क इनपुट होता है कंप्रेसर पर, दैट इज डायरेक्टली फंक्शन ऑफ चेंज इन टेम्परेचर. तो चेंज इन टेम्परेचर अगर हमारा लो होगा तो वर्क इनपुट लो होगा, तो वर्क इनपुट लो होगा तो हमारा COP हाई होगा. बात समझ में आई? अल्टीमेटली तो हमें COP देखना है. नेक्स्ट पॉइंट, द स्पेसिफिक हीट of liquid should be low in order to limit the degree of irreversibility. Irreversibility, that is lower value of change in entropy. यहाँ पे क्या है?
TDS इक्वल टू होता है अपना DH माइनस VDP। ठीक है, जब हमारा लिक्विफिकेशन हो रहा होता है कंडेंसेशन के बाद, तो चेंज इन प्रेशर, वहाँ स्पेसिफिक वॉल्यूम जो होता है वो बहुत कम होता है लिक्विड के लिए, तो इस टर्म को नेगलेक्ट कर देते हैं। तो वहाँ पर जो TDS होगा वो पूरा का पूरा डिपेंड करेगा आपका DH पर, और DH होगा आपका CPDT। ठीक है, तो यहाँ अगर CP ऑफ लिक्विड, CP यहाँ कौन सा है, लिक्विड वाला, अगर यहाँ CP ऑफ लिक्विड विल बी लो, तब आपका DS चेंज इन एंट्रोपी विल बी लो, और एंट्रोपी चेंज लो होगा तो हमारा लॉसेस भी लो होंगे। ठीक है, अभी इसको समझो पूरे को दोबारा से। पहला कह रहा है लेटेंट हीट एंड स्पेसिफिक हीट। तो पहले कह रहा है लेटेंट हीट ऑफ द रेफ्रिजरेंट शुड बी हाई बिकॉज रेफ्रिजरेशन इफेक्ट ऑब्टेन्ड थ्रू द लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। तो हमारा जो डोम है, ऊपर वाले साइकिल में ही देख लो, यहाँ पे जैसे अमोनिया के लिए यहाँ से यहाँ जो ये वेपराइजेशन हो रहा है, यहाँ से यहाँ ये पूरा लिक्विड में होगा, यहाँ पूरा वेपर में होगा, यहाँ L+V होगा, ये जो फेज चेंज हो रहा है ये इवेपोरेटर में हो रहा है। तो यहाँ से ये हीट एब्जॉर्ब करता है, क्या करता है, हीट एब्जॉर्ब करता है। ठीक है, तो लेटेंट हीट अगर इसका हाई होगा तो ये उतना ज़्यादा हीट एब्जॉर्ब करेगा, जितना ज़्यादा हीट एब्जॉर्ब करेगा उतना ज़्यादा रेफ्रिजरेशन इफेक्ट होगा, उतना ज़्यादा हमारा डिज़ायर क्या है, उतना ज़्यादा लो टेम्परेचर प्रोड्यूस हो, रेफ्रिजरेटर ज़्यादा से ज़्यादा हीट एब्जॉर्ब करे, तो हमारा RE कम से RE ज़्यादा से ज़्यादा होगा। दूसरे पॉइंट में क्या कह रहा है, एज RE विल रिक्वायर लो मास एज एंड हाई RE विल रिक्वायर लो मास फ्लो रेट। अब RE जब ज़्यादा होगा, व्हेन RE विल बी हाई, तो जो रेफ्रिजरेंट टोटल इस साइकिल में घूम रहा है उसका मास फ्लो रेट लो होगा, और मास फ्लो रेट अगर लो होगा तो कंप्रेसर का वर्क क्या होगा, फिर से कम होगा, कंप्रेसर को कम काम करना पड़ेगा, और कम काम करना पड़ेगा तो COP फिर से क्या होगा, हाई होगा। पता ही नहीं समझ में, तो ये बात होगी, और वेट ऑफ द सिस्टम भी कम होगा। दूसरा पॉइंट देखो, स्पेसिफिक हीट ऑफ वेपर शुड बी हाई इन ऑर्डर टू लिमिट द डिग्री ऑफ सुपर हीट। तो स्पेसिफिक हीट जब हाई होगी तो चेंज इन टेम्परेचर क्या होगा, लो। चेंज इन टेम्परेचर लो होगा तो हमारा वर्क इनपुट फिर लो होगा, क्योंकि देखो कंप्रेसर कहाँ वर्क करता है, यहाँ से यहाँ तक, दिस विल बी दी वर्क डन बाय कंप्रेसर। तो वर्क इन यहाँ किसके बराबर होगा, H2 माइनस H1 के बराबर होगा। ठीक है, तो H2 माइनस H1 जो है वो हमारा फंक्शन ऑफ टेम्परेचर चेंज है, और टेम्परेचर चेंज जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा वर्क होगा। अगर हम टेम्परेचर चेंज को लो कर रहे हैं तो वर्क हमारा लो होगा, वर्क हमारा लो होगा तो फिर से COP हमारा हाई होगा। समझ गए बात को। अगला पॉइंट क्या है, स्पेसिफिक हीट ऑफ लिक्विड शुड बी लो इन ऑर्डर टू लिमिट द डिग्री ऑफ इरिवर्सिबिलिटी। यहाँ पे देखो भाई, TDS, ये जो प्रोसेस हो रहा है यहाँ से यहाँ तक, इसमें ये एंट्रोपी चेंज हो रहा है डेल्टा S। तो एंट्रोपी चेंज जितना कम से कम होगा उतना कम लॉसेस होंगे, एंट्रोपी जितना ज़्यादा लॉसेस उतना ज़्यादा, और लॉसेस अगर कम होंगे तो हमारा अल्टीमेटली तो COP तो इंक्रीज करेगा ही ना। तो इसमें हमको कम क्या करना है, कम करना है हमको CP लिक्विड, इसमें लिखा नहीं है, ये CP होगा, CP ऑफ लिक्विड, CP लिक्विड, CP लिक्विड लिख दो इसको, CP लिक्विड। तो CP लिक्विड जब कर रहे हैं तो when this CP liquid will be low, your value of DS will be low। तो वैल्यू ऑफ DS लो होगा तो इरिवर्सिबिलिटी विल बी लो, इरिवर्सिबिलिटी विल बी लो
तो लॉसेस विल बी लो, और लॉसेस विल बी लो मीन्स एफिशिएंसी और सीओपी विल बी हाई फॉर द सिस्टम। क्लियर हो गई बात। अगला पॉइंट लिखो, एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन। एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन। कितने पॉइंट हो गए? 5 ही हुए थे ना। ओके, इसमें लिखो भाई, पहले लिखते हैं इसको फिर समझते हैं। इट शुड बी एज हाई एज पॉसिबल। इट शुड बी as high as possible, as it helps in reducing the mass flow rate of the refrigerant for the same refrigeration capacity and evaporator size decreases. Next, among the commonly used refrigerants, ammonia has higher value of enthalpy of vaporization. Enthalpy of vaporization, देख रहा है ना। हम्म तो इसमें एक छोटा सा टेबल बना दूँ। H2O, अमोनिया, R22, R12, R134A, इसका होता है 2261, ये 1369, 234.7, 165.7, 197.3, something like this. Enthalpy of vaporization किलो जूल पर केजी में ही होगा मेरे ख्याल से। ठीक है, देखो क्या बोल रहा है, एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन इट शुड बी एज हाई एज पॉसिबल। तो फिर से वही हो गया, एंथैल्पी क्या होगा, जो हमारा डोम के अंदर वेपराइजेशन किस में होता है, इवेपोरेटर में। मतलब ये लाइन 4 से 1, ये लाइन जितनी बड़ी होगी, है ना, उतना ज़्यादा रेफ्रिजरेशन इफेक्ट होगा, उतना ज़्यादा क्यू एब्जॉर्ब होगा। ठीक है, तो ये H1 - H4, ठीक है।
तो अगर मैं इस एक्सिस पर H लेता हूँ, इस एक्सिस पर P लेता हूँ, तो H1 माइनस H4 क्या होगा, रेफ्रिजरेशन इफेक्ट उतना ज़्यादा होगा। तो एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन ये है H1 माइनस H4। तो इसका वैल्यू जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा हीट एब्जॉर्ब होगा, उतना ज़्यादा रेफ्रिजरेशन इफेक्ट होगा, तो उतना लो मास फ्लो रेट रिक्वायर्ड होगा और इवेपोरेटर का साइज छोटा हो जाएगा और COP इंक्रीज हो जाएगा। वही सारी बातें फिर से कनेक्ट हो गई। ठीक है, तो अमोनिया का देखो वन ऑफ द हाई वैल्यू। ठीक है, तो इसलिए ये एक फेमस रेफ्रिजरेंट है। नेक्स्ट लिखो, नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट हेडिंग में।